नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिस्ट्री, जिसमें आज हमारा लेसन रहेगा 7वां। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो इन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि इतिहास को हम पहले पढ़ते आए हैं। प्राचीन काल का इतिहास पढ़ा है या मध्यकाल का इतिहास है, उसमें हमने देखा है कि हम देखेंगे किस प्रकार से राज्यों का उत्थान पतन होता है। राज्यों का उत्थान पतन होता है और इस उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारों और उत्पादक गतिविधियों की जो नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। जैसा कि हम देखते हैं प्राचीन काल में देखेंगे सिंधु सभ्यता है, उसका पतन होता है तो फिर एक नई सभ्यता हमें देखने को मिलती है, वैदिक सभ्यता, और उसका पतन होता है। फिर इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। तो हम देखेंगे कि जैसे ही कोई शासक या समाज कमज़ोर होता है तो उसकी जगह एक नया समाज या शासक लेता है। जैसे हम देखते हैं कि अशोक के बाद हम देखते हैं मौर्यों का पतन हो जाता है। मौर्यों का अंतिम शासक भद्रथ रहता है, जिसकी हत्या कर हम देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा उनके राज्य को हथिया लिया जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे राज्यों का उत्थान पतन चलता रहा, लेकिन इस उठापटक में हम देखेंगे जो नई किस्मों और शहरों, गांवों में फलती फूलती रही। जो इनके दस्तकार हैं, जो कलाकार हैं, वो अपना विकास धीरे धीरे वैसे ही चलता रहा उनका वैसा ही। तो इस अंतराल में हम देखेंगे कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं। क्या होता है? परिवर्तन होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। इन परिवर्तनों में भी हम देखें तो समानता नहीं थी। जैसे सामाजिक परिवर्तन है, हर जगह एक समान ये नहीं हुए थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज थे और अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि जो समाज में परिवर्तन हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अलग अलग तरीके से क्यों हुआ। तो उसमें हम देखेंगे इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। किसके अनुसार था? वर्ण के अनुसार। जैसे हम देखेंगे वैदिक सभ्यता में जो हमारा समाज है 4 वर्गों में विभाजित था। उसमें हम देखेंगे ब्राह्मण थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में विभाजित रहता है। जैसे ब्राह्मणों के द्वारा इस विभाजन को माना जाता है और नियमानुसार पहले से विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों, जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण ही नियम को बनाते थे। जैसे हम देखेंगे कोई राजा होता था, उसका जो पुरोहित होता था वो ब्राह्मण होता था। तो ब्राह्मणों के द्वारा जो नियम बनाए जाते थे, कानून बनाए जाते थे, वही राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए जाते थे और अपने अधीनस्थों के ऊपर वह कानून लागू किए जाते थे। तो उसमें हम देखेंगे ऊंच नीच और अमीर गरीब के बीच की जो फासला है या खाई है वो बढ़ती जाती है। फिर से हम देख लेंगे जो प्राचीन काल का हमारा समाज है वो वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। जिस प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा नियम कानून बनाए जाते थे, राजा के द्वारा उनको लागू किया जाता था। जैसे हम देखते हैं वैदिक काल के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हम देखेंगे इस वर्ण व्यवस्था की जानकारी दी गई है। तो यहाँ देखेंगे हम इनकी वजह से ऊंच नीच का जो फासला है वो बढ़ता जाता है। दिल्ली के सुल्तानों और मुगल काल में हम देखते हैं कि श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो जाता है। जो श्रेणीबद्ध समाज है वो ज़्यादा जटिल हो जाता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। जो जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, ये बड़े शहरों और नगरों से दूर था। ज़्यादातर हम देखेंगे ये जो लोग हैं वो जंगली एरिया में ही रहते थे, जंगली क्षेत्र होते थे। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तान क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इन लोगों का निवास होता था। और हम देखेंगे इस महाद्वीप के कई समाज जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। हमने पीछे देखा जो ब्राह्मणों द्वारा नियम कानून बनाए जाते थे
उन नियमों कानूनों को लोग मानते थे। लेकिन कुछ समाज या कुछ जनजातीय लोग ऐसे थे जो इन ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता था। यानी कि जो जनजातीय समाज है वो कौन था? जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानता था, उनके अनुसार जो कर्मकांड होते थे उनको नहीं मानता था, तो वो था जनजातीय समाज। अब प्रत्येक जनजातीय सदस्य था वो नातेदारी के बंधन से जुड़ा हुआ था और कई जनजातीय अपना जो आजीविका है वो खेती से या पशुपालन से या शिकारी होते थे या संग्राहक होते थे, अपना इसी प्रकार से जीवन यापन करते थे और वह जिस जगह पर रहते थे उसी जगह के प्राकृतिक संसाधनों को अपनाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ पर हम देखेंगे जो आदिवासी हैं उनका जीवन यापन किस प्रकार का था, उनका त्यौहार वो मनोरंजन के साधन हैं जो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनका पहरावा किस प्रकार का है, औरतें किस प्रकार का पहरावा पहनती थी और मनोरंजन के जो साधन हैं, उनके रीति रिवाज, सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं, वो भी हमें इस मैप पर नजर आ रहे हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और वह एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती थी। जो खानाबदोश लोग थे हम देखेंगे यहाँ पर खानाबदोश थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, यानी अपने पशुओं को लेकर चारागाहों की तलाश में इधर उधर चले जाते थे और संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा होता था। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे जो इनके समाज में नियम कानून होते थे वो इनके द्वारा ही निर्धारित होते थे, यानी खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर ही परिवारों के बीच इनका बंटवारा होता था। और विभिन्न हिस्सों में एक बड़ी जनजातियां हैं जो फल फूल रही थी। सामान्यतः ये कहाँ पर रहते थे? इनके निवास स्थान की बात करें तो यह जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करते थे। जो इनका निवास स्थल हम देखेंगे, निवास स्थल कहाँ पर रहते थे तो इनके जो क्षेत्र थे, जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तान क्षेत्र है, वहाँ पर अपना निवास होता था। कभी कभी जाति विभाजन पर भी आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव हो जाता था। जाति विभाजन पर हम देखें तो अधिक शक्तिशाली समाज है उनके साथ इनका टकराव भी होता था और कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा यानी अलग से संस्कृति को बचाए रखा। इन्होंने प्राचीन काल से हम देखेंगे अपनी संस्कृति को बचाए रखा है, आज तक भी इनकी संस्कृति इनमें जीवित हमें नजर आती है। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों में विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और इसी निर्भरता ने हम देखेंगे यहाँ पर जो टकराव है, टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाज को धीरे धीरे बदलने का काम किया। क्या किया? धीरे धीरे बदलने का काम किया। और यहाँ पर हम देखेंगे जनजातीय लोग कौन थे? जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन जो इतिहासकार हैं, मुसाफिर हैं, जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी देते हैं। इससे हमें पता चलता है जो इतिहासकार हैं उनके समय हम देखेंगे कोई लिखित दस्तावेज इनके नहीं मिलते, यानी इनकी कोई लिखित जानकारी इतिहासकारों द्वारा नहीं दी गई। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। लेकिन जो इनके समृद्ध रीति रिवाज थे या अपनी कुछ परंपराएं थी, यानी इनके जो रीति रिवाज हैं और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे और यही परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। जैसे हम देखेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी इनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अगली पीढ़ी को अपने जो नियम है, जो कानून है, जो इनके रीति रिवाज हैं उनको हस्तांतरित ये करते रहते थे। इसी प्रकार इनके जो नियम कानून हैं, जो इनकी परंपराएं हैं, जो इनके रीति रिवाज हैं, अगली पीढ़ी तक जीवित रहे हैं। तो आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जो आज के इतिहासकार हैं
उनके द्वारा इनका इतिहास जो लिखा जा रहा है, इन वाचिक या मौखिक परंपराओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता है। इनका जो इलाका है या इनका प्रभुत्व है वो समय के साथ बदलता रहा है। कुछ शक्तिशाली जनजातियां का बड़े इलाके पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। हम पंजाब का जो क्षेत्र है वहाँ पर देखें, 13वीं और 14वीं सदी है, जो 13वीं और 14वीं सदी में हम देखेंगे जो पंजाब का क्षेत्र है उस पर किस जनजाति का प्रभाव रहा है, तो वहाँ पर हम देखेंगे खोखर जनजाति है जो इसका प्रभुत्व रहता है। तो यहाँ बाद में गख्खर लोग अधिक महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान थे। जो गख्खर जनजाति है उनका मुखिया कौन था? कमाल खान था। और गख्खर को बादशाह अकबर ने, जो इनका मुखिया था कमाल खान, इसे बादशाह अकबर के द्वारा मनसबदार बनाया गया था। और मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा इसे अधीन कर लिया जाने से पहले लंगा और अरघुन जनजातियों का यहाँ पर निवास था। जैसे हम देखेंगे मुल्तान और सिंध का जो क्षेत्र है इसे मुगलों द्वारा अधिकृत कर लिया, लेकिन इससे पहले यहाँ पर लंगा और अरघुन जनजातियों का यहाँ पर दबदबा रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे विभिन्न जनजातियाँ जो हैं उनका क्षेत्र और उनका निवास स्थल है वो यहाँ पर हम देखेंगे। जैसा हमने देखा गख्खर जनजाति को, ये गख्खर है यहाँ पर। और जो पंजाब का क्षेत्र है, ये 5 नदियाँ हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पर। पंजाब का जो क्षेत्र है यहाँ पर खोखर जनजाति थी। पंजाब के क्षेत्र में हमने पढ़ा जो 13वीं 14वीं शताब्दी है, इसमें खोखर जनजाति का महत्वपूर्ण स्थान रहता है, इनका प्रभुत्व रहता है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण जनजाति रहती है वो कौन सी रहती है? गख्खर रहती है। और उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में हम देखेंगे, उत्तर और पश्चिम क्षेत्र का यहाँ पर हम देखेंगे, यह उत्तरी दिशा है और यह पश्चिमी दिशा है। इस क्षेत्र के बीच देखेंगे एक महत्वपूर्ण जनजाति रहती है, बलूची जनजाति। और मुल्तान और सिंध का क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखेंगे अरगुन। मुगल जो है उनके अधिकार से पहले यहाँ पर जो मुख्य 2 जनजातियाँ थी वो कौन सी थी? एक तो लंगा और दूसरी अरघुन थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं भीलों की बात करें, भारत में हम देखेंगे सबसे बड़ी जनजाति के रूप में देखें तो भील है। भीलों की बात करें तो यह मध्य भारत और पश्चिम भारत के क्षेत्र में भील काफ़ी संख्या में पाए गए हैं। इसी के साथ ही हम देखेंगे जो हमने पीछे पढ़ा अरघुन जनजाति के बारे में, उनका प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी जो बलोच हमने पढ़ा है पीछे, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, उस जनजाति की यहाँ पर बात की गई। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। ये जो जनजातीय लोग हैं इनका जो विभाजन किस में हो रखा था? कुलों में विभाजन था इनका। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। कहाँ पर? पश्चिम हिमालय में गडरियों की एक जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग पर देखें तो नागा, अहोम जनजातियाँ या कई दूसरी जनजातियाँ यहाँ पर पूरी तरह इनका प्रभुत्व रहता है। नागा, अहोम, भारत के हम उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर ये जनजातियाँ बहुतायत में मिलती हैं। तो मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों के 12वीं सदी में हम देखेंगे तो यहाँ पर चेर सरदार शाहियों का उदय होता है। 12वीं शताब्दी में बिहार और झारखंड, वर्तमान का जो बिहार और झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर चेर सरदार शाही जनजातियों का उदय होता है। लेकिन बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति मान सिंह जो राजस्थान से थे, 1591 में इनके द्वारा चेर सरदार शाहियों पर आक्रमण कर लिया जाता है और इन्हें विजित कर लिया जाता है। लेकिन बाद में हम देखेंगे मुगलों द्वारा इन पर पूरी तरह से, औरंगजेब के समय हम देखेंगे पूरी तरह से इन पर अधिकार कर लिया जाता है। तो कुल की बात करें, यहाँ पर हमने देखा जो जनजातियाँ थी कुलों में बटी हुई थी, तो उन कुलों में हम देखेंगे
कुल क्या था? कुल परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहती थी, यानी कि परिवार और घरों का एक समूह होता था, इसे कुल कहते थे, जो एक पूर्वज की संतान होते थे। यहाँ पर हम देखेंगे क्या होते थे, एक पूर्वज की संतान होने का दावा करते थे। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होती थी। जनजातियां हैं जो किस पर आधारित थी? कुल नातेदारी संबंधों पर आधारित होती थी। फिर से मैप पर इनको देख लेंगे, इनके जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हमने भीलों को पढ़ लिया। उससे पहले हम देखेंगे जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखेंगे अहोम और नागा जनजाति है। भारत के किस क्षेत्र में अहोम और नागा जनजाति है? तो पूर्वी क्षेत्र में। और चेर सरदारशाहियों के बारे में हमने पढ़ा, जिस पर अकबर के समय हम देखेंगे 1591 ईस्वी में राजा मानसिंह द्वारा आक्रमण किया जाता है तथा इन्हें विजित कर लिया जाता है। उनका क्षेत्र कौन सा था? बिहार और झारखंड का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर चेर सरदारशाही जनजाति थी। और गौड़ जनजाति है जो यहाँ पर हम देखेंगे बिहार और झारखंड छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर गौड़ जनजाति का निवास स्थान था। नीचे देखेंगे कर्नाटक, यहाँ पर बेराद और कोरागा जनजातियाँ थी। फिर देखेंगे केरल का जो क्षेत्र हम सुदूर दक्षिण में देखेंगे बादागस, मारवाड़ व वेतर जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती थी। और गुजरात का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कोली व जाटवास जनजाति थी। इस प्रकार हम भारत के विभिन्न हिस्सों में देखेंगे, ज़्यादातर जो हमने देखा जो ये जनजाति लोग हैं, ये ज़्यादातर हमने देखा पहाड़ी क्षेत्रों में ही निवास करते थे। यहाँ पर हम देखेंगे मुगलों के द्वारा कई किलों पर कब्जा किया गया। इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया और इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जो जनजातियाँ हैं उनमें हम देखेंगे मुंडा और संताल थी। मुंडा जनजाति का जो मुखिया रहता है विरसा मुंडा, और दूसरा संथाल जनजाति। यहाँ पर हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो संथाल जो थे इनका नेता सिद्धू व कानू थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। यहाँ पर हम देखेंगे जनजातीय या आदिवासी लोगों की बात करें तो हमने देखा कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। यह भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठी को संवत 2077, ठीक है। आगे हम देखें जो 9 अगस्त है, 8 अगस्त को हम देखते हैं 8 अगस्त को महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया जाता है। और 9 अगस्त को हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी होती है। कौन सा आंदोलन होता है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है तथा गांधी जी के द्वारा हम देखेंगे करो या मरो का नारा दिया जाता है 8 अगस्त को। और हम देखेंगे जो संथाल है इनके नेता थे सिद्धू कानू। और इससे पहले 1855 ईस्वी में हम देखते हैं, 1855 ईस्वी में हम देखेंगे इनके द्वारा करो या मारो का नारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1855 ईस्वी में, लगभग 87 ईयर पहले। तो भारत की आज़ादी में भी हम देखेंगे इन जो आदिवासी लोग हैं इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। काफ़ी लोगों ने सजाएं भी काटी हैं और काफ़ी लोग हैं इसमें घायल भी हुए और बहुत से लोग हैं जो इस आज़ादी की लड़ाई में शहीद भी हुए थे। तो इनका जो आदिवासी लोग हैं इनका जो रोल है हमारे देश के लिए या हमारे समाज के लिए वो हमेशा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बोराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। हम यहाँ पर देखते हैं जो कोली लोग हैं वो किस क्षेत्र में रहते थे? गुजरात में रहते थे। और कुछ दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी रहती थी। और भीलों की बड़ी जनजाति, जो भील लोग हैं हम यहाँ पर देखेंगे, बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत के क्षेत्र में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार
बन चुके थे। जैसे हम देखेंगे 16वीं सदी के आते आते कुछ लोग जो आदिवासी जनजाति लोग हैं खेतिहर बन चुके थे, और कुछ लोगों ने इतना डेवलप किया कि वे लोग जमींदार भी बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे, लेकिन कुछ लोग परंपरागत तरीके से हम देखेंगे अपना पुराना पेशा ही अपनाए रखे, शिकारी व संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौंड लोग बड़ी तादाद में रहते थे। अब गौंड लोग हैं जो, इनका हम क्षेत्र देखें, गौंड लोग किस क्षेत्र में रहते, तो मध्य भारत के हम देखेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में यह निवास करते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे चित्र में दिखाया गया है जो आदिवासी लोग हैं, जनजाति लोग हैं, किस प्रकार के वो हथियार रखते हैं और किस प्रकार से वो शिकार कर रहे हैं। एक शिकारी दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक हिरण को इसने अपने कंधे पर लाद रखा है, और तीर कमान जो है यहाँ पर हम देखेंगे, तीर भाला आदि इनके मुख्य औजार हथियार होते थे, जिससे यह अपना शिकार करते थे और अपना भोजन का जुगाड़ कर लेते थे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से वो अग्नि पर अपने भोजन को पका रहे हैं। अगले जो लोग हैं हम उनकी बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे खानाबदोश घमंतु लोग कैसे रहते थे। जो खानाबदोश लोग थे वो कैसे रहते थे। अब खानाबदोश कौन लोग थे? जो एक जगह से दूसरी जगह चारागाहों की तलाश के लिए अपने पशुओं के साथ घूमते रहते थे। जब एक चारागाह समाप्त हुआ तो दूसरे चारागाह की खोज में वो आगे चले गए, लेकिन साल के अंत में वह वापस अपनी जगहों पर ही घूम कर आ जाते थे। इसलिए इन लोगों को खानाबदोश भी कहा जाता था और घमंतु भी कहा जाता था। यहाँ पर हम देखें खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर करता था। उनका जो जीवन यापन है कैसा था खानाबदोश लोगों का, उनका जीवन यापन करने के जो संसाधन थे हम देखेंगे दूध व पशुचारी जो उत्पाद होते थे उन पर वह निर्भर करते थे। वे खेतिहर ग्रस्तों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही कुछ वस्तुएं होती थी इन्हें इकट्ठा करते थे। यहाँ पर हम देखेंगे खानाबदोश लोग हैं जो उन्हें चित्र में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। हम देखते हैं ऊँट है, ऊँट पर अपना जो इनकी जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं इनकी रोज़मर्रा की, या उनको वस्तु विनिमय के द्वारा काम में लेते थे। वस्तु विनिमय इनका माध्यम होता था कुछ वस्तुएं खरीदने का। तो ऊँटों पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि अपना जो सामान है या अपनी ज़रूरी वस्तुएं उन्हें एक जगह से लाद कर दूसरी जगह ले जाते थे। कोई वस्तु खरीदनी है तो उसके बदले में कोई वस्तु देकर, यानी कि वस्तु विनिमय के माध्यम से ही यह कुछ लेते देते थे। यहाँ पर एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को कोई वस्तु दे रहा है, तो इनका जीवन यापन है इस चित्र में पूरी तरह से हम देख सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि खानाबदोश लोग किस प्रकार के थे, उनका पहरावा किस प्रकार का था, जानवरों के साथ उनका कितना लगाव था, कितने महत्वपूर्ण थे जो पशु थे उनके जीवन में। जो घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं हैं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते हैं, बंजारे और अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुँचाते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे जो मध्य एशिया के व्यापारी हैं वो ऊँटों पर सामान को लाद कर लाते थे, और यही जो व्यापारी हैं बाहरी देशों के साथ हमारे देश के जो संबंध हैं बनाते थे। और बंजारा लोग जो होते थे वो स्थानीय बाजारों तक इन वस्तुओं को पहुंचाते थे। तो यहाँ पर देखेंगे जो व्यापार की बात हो रही थी उनके, जैसा कि देखा कि ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम करते थे। जो खानाबदोश लोग होते थे इनके पास ऊँट, खच्चर वगैरह जो भी जानवर होते थे उनके द्वारा ढुलाई का कार्य यह करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी थे। उस समय हम देखेंगे जो बंजारा लोग हैं वो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी थे, क्योंकि वह भी घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, और उनका कारवां टाडा कहलाता था। यहाँ पर हम देखेंगे व्यापारी खानाबदोश थे, उनका कारवां टाडा कहलाता था। टाडा किसे कहा गया है? जो बंजारा लोग हैं, खानाबदोश व्यापारी हैं, उनका जो कारवा होता था वो टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी
तो बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों के अनाज की ढुलाई के लिए करता था। यहाँ पर हम देखेंगे सल्तनत काल का एक सुल्तान होता है अलाउद्दीन खिलजी, उसके समय सामान की जो ढुलाई की जाती है, एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार या बाहर से जो भी सामान आता है उसे नगरों में पहुंचाने का जो कार्य है वो किनके द्वारा किया जाता था? किनके द्वारा किया जाता था? बंजारा लोगों के द्वारा ही किया जाता था। जहांगीर ने भी अपने संस्मरणों में इस बंजारों की चर्चा की है, बंजारों का जो वर्णन किया है। बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे तथा सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम भी करते थे। जैसा कि युद्ध के समय या सैन्य जो अभियान होते थे उस समय जो सामग्री होती थी, जो खाद्यान्न होते थे, उनकी ढुलाई किनके द्वारा की जाती थी? बंजारों के द्वारा ही की जाती थी। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे खानाबदोश जो है, खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतु लोग थे, उनमें से कई पशुचारी थे। जो खानाबदोश है वो घुमंतु लोग थे, लेकिन उनमें कई क्या थे? पशुचारी थे, जो अपने रेवड़ और पशु वृंद के साथ चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक व अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते एक जगह से दूसरी जगह यात्रा पर रहते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते थे जहां उन्होंने पिछले साल अपना निवास स्थान रखा था। यहाँ पर हम बंजारों की बात करेंगे। 17वीं सदी के आरंभ में हम देखेंगे, जो 17वीं सदी है उसके आरंभ में भारत में एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों का वर्णन किया। बंजारों का वर्णन कौन करते हैं? 17वीं सदी में पीटर मुंडी। पीटर मुंडी कहते हैं हमारी एक सुबह मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। किससे होती है? टांडा से होती है, जिनमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। पशुओं पर क्या लदा हुआ था? गेहूं चावल जैसे अनाज, यानी कि जो खाद्यान्न थे वो पशुओं पर लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृह गृहस्थी, बीवी बच्चे सब कुछ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे, जैसे हमने पीछे पढ़ा, एक टांडा में कई परिवार होते थे, यानी कि यह टांडा है, इनका जो समूह है, इसमें क्या होता था? कई परिवार होते थे, कई परिवार एक टांडा में होते थे तथा लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते। गाय बैल उनके अपने होते, कई बार सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। ज़्यादातर जो बंजारे हैं वो खुद सौदागर होते। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वह खरीदते और उस जगह ले जाते जहाँ वह महंगा होता था। यानी यहाँ उनको व्यापार में मुनाफा होता, व्यापार में मुनाफे के लिए सस्ता अनाज खरीदते उस जगह से और घूमते घुमाते अगली जगह चले जाते, यहाँ पर वह अनाज महंगा होता था। फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जाती। टांडा में 600 से 700 लोग रहते थे। ये जो टांडा है इसमें 600 से 700 लोग रहते थे। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर ये सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। हमने यहाँ पर देखते हैं जब ये रुकते थे लगभग हम देखेंगे जंगली, पहाड़ी या रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही निवास करते थे और उन्हीं चारागाहों में अपने पशुओं को छोड़ देते थे। तो ये सब बातें हमें कौन बता रहा है? 17वीं सदी में आने वाला एक अंग्रेज व्यापारी है जो वो पीटर मुंडी, इनकी हमें जानकारी दे रहा है बंजारा लोगों की। इसके बाद हम देखेंगे जो कई पशुचारी जनजातियां हैं, मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथों उन्हें बेचने का काम करती थी। यहाँ पर हम देखेंगे जो कई पशुचारी जनजातियां थी उनके द्वारा मवेशी यानी कि पशु व घोड़ों जैसे जानवरों को पाला पोसा जाता था और संपन्न लोगों के हाथों उन्हें बेच दिया जाता था। यानी कि जो घोड़ा है उस समय हम देखेंगे मध्यकाल में सेना में या सामान ढुलाई में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता था और यह पशुचारी जो जनजातियाँ हैं घोड़ों को संपन्न व्यक्ति के हाथों बेच देती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियाँ भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग लस्सी, सरकंडे की चीज़ें
फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे। ये जो फेरी वाले हैं इनके द्वारा फूस की चटाई, रस्सी, सरकंडे व मोटे बोरे जैसे माल बनाए जा रहे थे और इन्हें बेचा जाता था। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों, अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। बदलता समाज, नई जनजातियाँ और श्रेणियाँ। इसमें हम देखेंगे समाज किस प्रकार से बदलता जाता है, किस प्रकार से नई जनजातियाँ आती हैं और किस प्रकार से इनकी श्रेणियाँ बनती हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ी, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। जिस प्रकार से हम देखेंगे प्राचीन काल में हम देखते हैं हमारी अर्थव्यवस्था जो बढ़ती जाती है, अर्थव्यवस्था बढ़ती जाती है और समाज की ज़रूरतें भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे धन या दौलत या हमारे कृषि व्यवस्था में हम देखेंगे उत्पादन बढ़ता जाता है तो समाज की ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं और नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता भी पड़ती है। जिस प्रकार के हम आज के वर्तमान के युग में देखेंगे समाज, जिस प्रकार से समाज बढ़ता गया, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल जैसे साधन भी हम यूज़ करने लगे, तो इसके लिए नए हुनर वाले लोगों की भी आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जनजातियाँ सामने आई। दूसरी और कई जनजातियों और सामाजिक समूहों के जाति विभाजन समाज शामिल कर ली गई। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, विशेषज्ञ होते थे, विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। यहाँ पर हम देखा कि जनजातियों और सामाजिक समूहों के जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया और नई जातियों का दर्जा दे दिया गया। जिस प्रकार से हम देखेंगे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री, इनमें हम देखेंगे वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनने लगी। जैसे हमने देखा कि प्राचीन काल में जो हमारा समाज का जो वर्ग विभाजन है वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनने लगी। जो समाज है उसके संगठन का जो आधार है वो कौन बना, जाति बनने लगी। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नई राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा होता है। जैसे हम देखेंगे हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों के जगह ले लगी और विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन रहे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। 12वीं शताब्दी में हम देखते हैं कुछ क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में इजाफा होता है। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। जो जनजातीय लोग हैं उन्होंने इन राजपूत गोत्रों के उदय के जो गोत्र हैं इनका ही अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। किसके समर्थन थे, यहाँ पर भी हम देखेंगे ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है अभी भी यहाँ पर था, तो व्यवस्था हिस्सा बन गई। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो सके। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्रमुख जनजातीय परिवार ही, जिस प्रकार से हमने देखा कि कुछ लोग हैं वही शिकारी और संग्राहक रह गए, लेकिन कुछ जो जनजातीय लोग थे उन्होंने कृषि को अपना लिया तथा यहाँ तक कि कुछ लोग जमींदारी तक पहुँच गए, कुछ लोग जमींदार बन गए। तो दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। कौन सी? पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्व वाली जितनी जनजातियाँ थी, जैसे हमने देखा गख्खर, खोखर, अरघुन, ये जनजातियाँ थी यहाँ निवास करती थी, प्रभुत्व वाली जनजातियाँ थी। इन्होंने क्या किया, इस्लाम को स्वीकार कर लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित, और यहाँ पर हम देखेंगे गौड़ जो जनजाति है मध्य भारत में थी, झारखंड,
छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, बिहार का एरिया। गौड़ लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे, गोंडवाना नामक विशाल प्रदेश में रहते थे और स्थानांतरित कृषि करते थे, अर्थात स्थानांतरित कृषि, यहाँ पर हम देखेंगे जगह बदल बदल कर खेती करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर। विशाल गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जो प्रत्येक कुल होता था उनका अपना एक मुखिया होता था जिसे राजा या राय कहा जाता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, हम देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं इनका पतन हो रहा था, पतन की ओर अग्रसर थी, तो उसी समय कुछ बड़े गौड़ राज्य छोटे गौड़ सरदारों पर हावी होने लगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं महाजनपद काल में होता है, जनपद काल में होता है, जो बड़े जनपद हैं छोटे महाजनपदों को हटने लगते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे सल्तनत काल के सुल्तानों का जैसे ही पतन होना शुरू हो गया तो जो गौड़ राज्य के छोटे गौड़ सरदारों पर बड़े गौड़ सरदार है जो हावी होने लगते हैं। अकबर के शासनकाल के एक इतिहासकार अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। जो गढ़कटंगा है उसके गौड़ राज्य में कितने गांव थे? 70,000 गांव थे। इसकी जानकारी अकबरनामा में हमें मिलती है। तो इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो गौड़ राज्य थी इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो केंद्रीकृत होने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कुल का जो अपना एक राज्य राय होता था, उसके ही द्वारा इन जनजातियों के जो नियम कानून निर्मित होती थी। राज्य हर गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में रहता था। इसकी एक विशेषता है, हर जो गढ़ है किसी गौड़ कुल, खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था। यहाँ पर हम देखेंगे स्थानांतरित कृषि के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। स्थानांतरित कृषि किस प्रकार से होती थी, यह कृषि किस प्रकार की थी, तो इसमें हम देखेंगे किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा जाता था। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर कोई वन प्रांत है, यहाँ पर ये झाड़ियाँ पेड़ हैं, उन्हें क्या किया जाता था? साफ कर दिया जाता था। उन्हें साफ कर दिया जाता था, जलाया जाता था और उसकी राख में ही फसल बो दी जाती थी। राख में ही फसल बो दी जाती। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती थी तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता था। जैसे हम देखेंगे उसको साफ कर लिया, उसको मैदानी बना लिया, उसको जला दिया गया, उसी की राख में बीज बो दिया जाता था। और जैसे जैसे वह फसल का उत्पादन होता जाता, लेकिन जब वह अनुपजाऊ हो जाती तो उस जगह से हटकर दूसरी जगह पर ये जनजातीय लोग थे चले जाते थे। उसी प्रकार से उस जगह को साफ किया जाता, जलाया जाता और अपनी नई खेती की जाती थी। इसलिए इस कृषि को हम क्या कहेंगे? स्थानांतरित कृषि भी कहती थी। पीछे हमने देखा यह जो गांव होता था किसी खास कुल के नियंत्रण में होता था और 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? ये जो गांव होते थे 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था। सबसे पहले हम देखेंगे गढ़। गढ़ क्या होता था? 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होता था। किसमें? 84 गांवों की 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होता था, जिसे 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था। ये 84 है, इसका जो उप विभाजन है यह किस में होता था? बरहोतों में। बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनता था। इसमें कितने कितने गांव होते थे? 12-12 गांवों को मिलाकर के बरहोत का निर्माण होता था। बड़े राज्यों के उदय ने गौड़ समाज के चित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो गौड़ शासक हुए वह मध्यकालीन अन्य शासकों को देखे या प्राचीन काल के शासक देखें जो ब्राह्मण को भूमि अनुदान देते थे, तो उनकी भांति यहाँ पर भी हम देखेंगे जो गौड़ शासक है उनके द्वारा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी गई और अधिक प्रभावशाली बन गए और गौड़ सरदारों को राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। जनजाति से लेकर के इनका जो हम देखेंगे राजपूतों के रूप में
मान्यता प्राप्त करने का ये सफ़र है, मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गौड़ राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण करते हैं? संग्राम शाह की उपाधि धारण करते हैं। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया, यानी कि अब इनके जो संबंध है वो राजपूतों तक होने लगी। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती अब योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कंबाल संभाल ली। यानी कि जो रानी दुर्गावती है, दुर्गावती का पुत्र है वीर नारायण, और यह क्या था? अल्पवयस्क था, और इस जो शासन की कमान है वो दुर्गावती संभालती है, यानी वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन इसके द्वारा चलाया जाता है। उसके समय में राज्य और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, उसकी हार हुई। 1565 में मुगलों का जो है गढ़कटंगा पर आक्रमण होता है, पर रानी दुर्गावती की इस समय क्या होती है? हार होती है, और वह समर्पण करने के बजाय मर जाना ही बेहतर समझती है, और उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो 1565 है, इस समय मुगल काल का कौन सा शासक रहता है? बादशाह रहता है, तो वो रहता है अकबर। अकबर के समय गढ़कटंगा पर आक्रमण होता है, जिसका जो शासक है वीर नारायण होता है, और इसकी सुरक्षा के रूप में जो शासन संभालती है वो रहती है रानी दुर्गावती। और इस चित्र में हमें यहाँ पर एक चित्र देखने को मिल रहा है, जिसमें हम देखेंगे एक नक्काशीदार दरवाजा जो गौड़ जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो गढ़कटंगा है एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। यहाँ पर हम एक तो देखेंगे गढ़कटंगा है, यहाँ पर हाथी जो है, इससे हमें पता चलता है कि बहुतायत मात्रा में यहाँ पर हाथी थे, और दूसरे राज्यों में यह हाथियों का निर्यात करते थे, व्यापार करते थे, और इससे इन्होंने काफ़ी धन कमा लिया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में प्राप्त की। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। कुछ जो भाग है गढ़कटंगा का उन्होंने हथिया लिया, लेकिन जो शेष भाग था, बचा हुआ भाग था, उन्होंने किसे दे दिया? चाचा चंदर शाह को दे दिया, वीर नारायण के। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गौड़ राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गया। चलता तो रहा लेकिन कमज़ोर हो गया, और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। यहाँ पर हम देखेंगे मुगलों के बाद हम देखेंगे जो गढ़कटंगा है उनका संघर्ष किनसे चलता है? बुंदेलों और मराठों से उनका संघर्ष चलता है, लेकिन इसमें वो असफल रहते हैं। इसके बाद जो हम देखेंगे अगली जनजाति है वो रहेगी अहोम। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना कर दी। यहाँ पर हम देखेंगे जो अहोम लोग हैं वो कहाँ से आते हैं? म्यांमार से आते हैं, और 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस जाते हैं, और वहाँ पर जो पुराने लोग हैं इनसे पहले बसे हुए थे भूया, उनका वह दमन कर देते हैं। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुंटियों और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले, आग्नेय शास्त्रों का इस्तेमाल किया। बहुत समय पहले यानी कि मध्यकाल के इतिहास में हम देखेंगे इन्होंने क्या किया, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में भी सक्षम हो गए थे, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। कहाँ से?
अहोम जो लोग हैं वो भारत के इस हिस्से में रहते थे, यानी कि दक्षिण और पश्चिम से इन्हें कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में, यहाँ पर हम देखेंगे मुगलों का शासन था, और 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर आक्रमण कर दिया। अहोम जो राज्य है इस पर 1662 में किसका आक्रमण होता है? मुगलों का आक्रमण होता है मीर जुमला के नेतृत्व में। मीर जुमला के नेतृत्व में यहाँ पर हम देखेंगे जो अहोम लोग हैं इस क्षेत्र में थे, इस क्षेत्र में थे। यहाँ पर हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है और इधर म्यांमार है। जो अहोम लोग थे म्यांमार से यहाँ पर आकर बस गए थे, और इनके साथ ही हम देखेंगे अन्य जनजातियाँ, गारो खासी जनजातियाँ यहाँ की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो अहोम राज्य पर हमला किया, बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं रहा। प्रत्यक्ष नियंत्रण अहोम राज्य पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वो पाइक कहलाती थी। जो बेगार कर है, बेगार जिसमें हम देखेंगे काम के बदले कुछ नहीं दिया जाता था, फ्री में काम करवाया जाता था और लोगों को ज़बरदस्ती काम में लगाया जाता था। और जिन लोगों से बेगार ली जाती थी वो कौन थे? पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने पड़ते थे। यहाँ पर हम देखेंगे जनगणना की जानकारी भी मिलती है। जनगणना की गई थी प्रत्येक गांव की, और प्रत्येक गांव को यहाँ क्या भेजने पड़ते थे? पाइक भी भेजने पड़ते थे जो बेगार रहती थी। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया। यहाँ पर हम देखेंगे पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, यह पूरा हम देखते हैं जो पूर्वी भारत है। अहोम लोग इस पूर्वी भारत के क्षेत्र में देखेंगे, अहोम जो लोग हैं इनकी स्थिति यहाँ पर रहती है। दक्षिण से भी इन पर आक्रमण होते हैं और पश्चिम से भी इन पर आक्रमण होते हैं। पश्चिम में देखें तो दिल्ली पर उस समय मुगलों का राज था, तो मुगलों के द्वारा भी हम देखेंगे मीर जुमला के द्वारा भी इन पर आक्रमण किया जाता है। इस प्रकार अहोम कुल टूट गई। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खास केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में हम देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं, दूसरे समय में वो बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। पहले हम देखेंगे युद्ध के दौरान जो इनके वयस्क लोग होते थे, अहोम लोग, युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं भी देते थे, लेकिन जो दूसरा समय होता था, पार्ट टाइम होता था, वहाँ पर हम देखेंगे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण में, सार्वजनिक कार्य में जुट जाते थे। अहोम लोग चावल की खेती करते थे। कौन सी कृषि करते थे? चावल की खेती। नए तरीके भी इन्होंने चावल की खेती के अमल में लाई। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। जो अहोम समाज है, अहोम जो हम यहाँ पर देखेंगे अहोम समाज है जो, यह किस में विभाजित था? कुलों में विभाजित था, जिसे क्या कहा जाता था? खेल कहा जाता था। खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आते थे। जो अहोम क्षेत्र है वहाँ पर दस्तकारों की जातियाँ नहीं थी, लेकिन जो दस्तकार होते थे निकट के जो क्षेत्र है वहाँ से आती थी। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो खेल है इसके नियंत्रण में कई गांव होते थे, और किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। जो गांव होता था, गांव के द्वारा ही क्या होता था? किसान को जमीन दी जाती थी। किसान जो खेती करता था, कृषि करता था जिस जमीन पर, वो किसके द्वारा दी जाती थी? एक गांव के द्वारा ही दी जाती थी, उसकी खुद की जमीन नहीं होती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था, लेकिन जो राजा होता था इस जमीन को किसान से
वापस नहीं ले सकता था जो गांव के द्वारा उसे दी जाती थी। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर हम देखेंगे 17वीं शताब्दी तक आते आते क्या होता है, ब्राह्मणों का प्रभाव फिर से यहाँ पर अहोम लोगों में बढ़ने लगता है। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714-1744 तक शासक देखेंगे हम। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन जाता है। हिंदू धर्म अहोम लोगों का प्रधान धर्म कब बन जाता है और किसके समय? शिव सिंह के समय वहाँ का प्रधान धर्म बन जाता है, लगभग 18वीं शताब्दी में। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक अवस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन देता था। कवि और जो विद्वान लोग होते थे उन्हें क्या देता था? अनुदान में भूमि दी जाती थी, जमीन दी जाती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं, प्राचीन काल में भी देखते हैं, इन जातियों के द्वारा भी देखते हैं, ब्राह्मणों में भूमि दान दी जाती थी। लेकिन जो अहोम थे, कवियों और विद्वानों को भी अनुमान में जमीन दे देते। नाट्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया। अब देखेंगे हम निष्कर्ष। इस लेसन का जो निष्कर्ष है, जिस युग की अहम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुई। हमने देखा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन होता है, सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र में परिवर्तन होता है वो कौन सा रहता है? सामाजिक परिवर्तन। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहे। जो वर्ण आधारित समाज थे और जनजातीय समाज थे, इनमें आपस में टकराव भी होता है, लेकिन यह एक दूसरे पर निर्भर भी थे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरफ के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी। जिस प्रकार से हम देखेंगे बदलाव आता है, जैसे जो जनजाति लोग थे वो पहले करते थे, पशुपालन करते, शिकार करते, लेकिन धीरे धीरे खेती करना और जमींदारी तक आ गए और धीरे धीरे वो हम देखते हैं शासक बनने लगे और जो ब्राह्मण थे उनको भूमि भी अनुदान देने लगे। इतना परिवर्तन आता है इनमें। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उन्होंने कई जाति आधारित समाज शामिल हो गए। कालांतर में हम देखते हैं ब्राह्मणों के द्वारा समर्थन किया जाता है, उन्हें जातियों में शामिल किया जाता है, लेकिन कई जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना भी कर दी। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक प्रश्न है जिसको आपने पढ़ना है और अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाना है, उसका विश्लेषणात्मक रूप से वर्णन भी करना है। आपके विचार में मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया? और पीछे जो एक प्रश्न था कि मुगलों के द्वारा गढ़कटंगा पर आक्रमण क्यों किया जाता है? क्या कारण रहता है कि मुगलों द्वारा गढ़कटंगा पर अटैक किया गया? इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। जो जनजातीय समाज थे वो राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष भी करना पड़ा। परिवर्तन इतना हुआ कि हमने देखा जो पशुचारी लोग थे और जंगलों में रहते थे और क्या करते थे? शिकार करते थे। शिकार के बाद उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। खेती के बाद देखेंगे जमींदारी पर आते हैं, लेकिन जमींदारी के बाद हम देखते हैं शासक भी बनते हैं और राजपूतों के साथ अपने संबंध भी बनाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उनका बड़े जो शासक हैं जैसे देखेंगे मुगल काल में दिल्ली और सल्तनत काल में भी हम देखेंगे उन शासकों के साथ उनका क्या है? संघर्ष होता है। संघर्ष की स्थिति में उनको इस विकास ने लाकर खड़ा कर दिया। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये लेसन कंप्लीट होता है। IAS भटनेर YouTube चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।